नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा निकेतन पर। साथियों, पिछले क्लास में हमने जॉन डाल्टन का नियम पढ़ा था, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर कह दिया था कि परमाणु यानी कि एटम एक ऐसा ठोस कंचा है जिसे किसी भी मशीन से बीच से फाड़ा या तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि अविभाज्य है। लेकिन साथियों, विज्ञान कभी किसी की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता। बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने डाल्टन की इस बात को गलत साबित करने की ठान ली। उन्होंने परमाणु का सीना चीरा और उसके अंदर से 3 जादुई कण निकालकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आज की क्लास में हम इसी रहस्यमयी परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का पूरा ऑपरेशन करेंगे। जे थॉमसन का तरबूज मॉडल क्या था? रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी यानी गोल्ड फॉइल पर ऐसा क्या देखा कि उन्हें लगा जैसे किसी ने टिश्यू पेपर पर तोप का गोला मारा हो और वो वापस आ लगा हो? और नील्स बोर ने कक्षाओं का कौन सा जादुई नियम दिया? ये सभी आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। परमाणु के अंदर क्या है? डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डाल्टन साहब का घमंड कैसे टूटा? डाल्टन का अविभाज्य परमाणु सिद्धांत गलत साबित हुआ जब वैज्ञानिकों ने परमाणु के अंदर छोटे कणों की खोज की। Dalton's individual atom theory was proved wrong after discovery of subatomic particles, यानी एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी डाल्टन का अविभाज्य परमाणु सिद्धांत यहाँ पर गलत साबित हो गया। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन। ये ऋण आवेशित होता है, यानी कि इस पर माइनस चार्ज होता है। इसके खोजकर्ता थे जे थॉमसन, यानी जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। कैथोड किरणें पर प्रयोग के दौरान इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। दूसरा प्रोटॉन, जिस पे प्लस चार्ज होता है यानी धनावेशित होता है। इसका खोज ई गोल्डस्टीन ने 1886 में किया था, लेकिन प्रोटॉन का नाम दिया था रदरफोर्ड ने। खोजकर्ता थे ई गोल्डस्टीन, लेकिन नेम जो प्रोटॉन है वो रदरफोर्ड ने दिया था। और तीसरा है न्यूट्रॉन, जिस पे 0 चार्ज होता है। ये उदासीन होता है, ना ही प्लस ना ही माइनस। इसका खोज जेम्स चैडविक ने किया था 1932 में, यानी कि 1932 में। इसका जो मास होता है, द्रव्यमान, लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्रोटॉन। इन तीनों को हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बंद कमरा है जिसे डाल्टन ने परमाणु कहा और बोला कि ये कमरा ठोस है, इसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन जब जे थॉमसन ने उस कमरे का दरवाजा तोड़ा तो देखा कि अंदर कुछ लोग बैठे हैं। सबसे पहले मिले इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ही चंचल और शरारती लोग हैं, जिन पर माइनस यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ये ऋणावेशित होता है। इनकी खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने। एक कांच की ट्यूब में कैथोड किरणों के जरिए इन्होंने इसका खोज किया था, यानी माध्यम क्या है? कैथोड किरण। फिर 1886 में ई गोल्डस्टीन ने देखा कि अगर कमरे में माइनस वाले बैठे हैं तो उन्हें बैलेंस करने के लिए कोई प्लस वाला भी तो होगा। उन्होंने कैनाल किरणों यानी कैनल रेज के रूप में एक बहुत ही भारी और प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज वाले कण की खोज की। इसी भारी कण को बाद में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम दिया। याद रखिएगा, खोजा गोल्डस्टीन ने और नाम रखा रदरफोर्ड ने। अब कमरे में प्लस और माइनस दोनों आ गए, सब खुश थे। लेकिन 1932 में जेम्स चैडविक ने एक और दरवाजा खोला। वहां उन्हें एक ऐसा आदमी मतलब कण मिला जो एकदम न्यूट्रल था, यानी शांत बैठा था। न वो प्लस था न माइनस। उस उदासीन कण को उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया, जिसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर था, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्रोटॉन। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखिएगा। ईंट पर नाच। ईंट 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 में ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन। पर पी से प्रोटॉन और आर से रदरफोर्ड। और नाच में एन फॉर न्यूट्रॉन और च यानी सी एच फॉर चैडविक, यानी ई टी
ई फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। टी फॉर थॉमसन। पर पी से प्रोटॉन और आर से रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। और नाच, एन से न्यूट्रॉन और च से चैडविक, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। ये ट्रिक है, इसको याद रखने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, 1898। अब वैज्ञानिकों को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो मिल गए, लेकिन वो परमाणु के अंदर बैठे कैसे हैं, उनकी सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, इसे समझाने के लिए सबसे पहले आगे आए जे थॉमसन। इन्होंने जो मॉडल दिया उसे तरबूज मॉडल यानी वाटरमेलन मॉडल कहते हैं, या फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। थॉमसन ने कहा कि परमाणु के अंदर जितना लाल हिस्सा है यानी प्लस वाला हिस्सा, उसका पावर काले बीजों यानी माइनस वाले के पावर के बिल्कुल बराबर है। यानी अगर 10 प्लस है तो 10 ही माइनस होंगे। जब प्लस और माइनस बराबर हो गए तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे यानी 0 हो जाएगा। इसलिए पूरा परमाणु बाहर से देखने पर विद्युत रूप से एकदम उदासीन होता है यानी कि न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। थॉमसन का ये तरबूज मॉडल बहुत फेमस हुआ, लेकिन आगे चलकर ये भी फेल होने वाला था। थॉमसन के तरबूज को चैलेंज करने आए उनके ही एक स्टूडेंट अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को तरबूज वाली बात हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक और ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंट किया, जिसे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग यानी कि गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोने यानी गोल्ड की एक पन्नी ली। बीपीएससी पूछेगा सोने की ही क्यों ली, लोहे की क्यों नहीं? तो इसका जवाब है क्योंकि सोना सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय है यानी मेलिएबल है। आप उसे पीट पीट कर दुनिया की सबसे पतली पन्नी लगभग पारदर्शी बना सकते हैं। अब रदरफोर्ड ने एक तोप से उस सोने की पन्नी पर अल्फा कणों यानी अल्फा पार्टिकल्स की दनादन गोलियां दागी। ये अल्फा कण क्या होते हैं? तो ये हीलियम गैस के आयन यानी He+2 होते हैं, जो बहुत भारी और बहुत ज्यादा प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। रदरफोर्ड को लगा था कि थॉमसन के तरबूज को ये भारी अल्फा कण आसानी से चीरते हुए निकल जाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो रदरफोर्ड की आंखें फटी की फटी रह गई। इन्होंने 3 चीजें देखी। पहला, 99% अल्फा कण पन्नी को ऐसे आर पार कर गए जैसे वहां कुछ था ही नहीं, यानी कि अधिकांश कण सीधे निकल गए। दूसरा, कुछ कण पन्नी के अंदर जाकर अपना रास्ता बदलकर तिरछे हो गए यानी कि मुड़ गए। तीसरा और सबसे बड़ा चमत्कार, 12,000 गोलियों यानी अल्फा कणों में से एक कण ऐसा था जो पन्नी से टकराया और बाउंस बैक होकर उसी दिशा में वापस आ गया जहां से उसे छोड़ा गया था। रदरफोर्ड ने कहा कि ये तो वैसा ही चमत्कार है जैसे आप एक पतले टिश्यू पेपर पर 15 इंच की तोप का गोला मारे और वो गोला टिश्यू पेपर से टकराकर वापस आके आपको ही लग जाए। आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो देखते हैं ऐसा हुआ क्यों। वो जो टिश्यू पेपर से तोप का गोला वापस आया था ना, उसका राज रदरफोर्ड ने खोला। रदरफोर्ड ने कहा थॉमसन का तरबूज मॉडल एकदम बकवास है। पहला निष्कर्ष, चूंकि 99% गोलियां यानी अल्फा कण सीधे आर पार हो गई, इसका मतलब है कि परमाणु अंदर से कोई ठोस तरबूज नहीं है। परमाणु का 99% हिस्सा अंदर से एकदम खोखला यानी एम्प्टी है, खाली है। दूसरा निष्कर्ष, जो कुछ कण मुड़ गए, इसका मतलब है कि अंदर कोई ऐसा बैठा है जिसके पास प्लस चार्ज है, क्योंकि अल्फा कण भी प्लस थे और प्लस प्लस एक दूसरे को धक्का मारते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा निष्कर्ष, वो जो एक कण वापस लौट कर आया, वो क्यों आया? क्योंकि वह कण परमाणु के एकदम सेंटर यानी बीचों बीच से जाकर टकराया था। रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का सारा प्लस चार्ज और सारा वजन उसके एकदम सेंटर में एक बहुत ही छोटी सी जगह में पैक है। इस सेंटर को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया यानी कि न्यूक्लियस का। जी हाँ साथियों, बीपीएससी का सबसे फेवरेट सवाल, परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की?
जवाब है रदरफोर्ड ने। उन्होंने कहा कि बीच में प्लस वाला नाभिक है और माइनस वाले इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाते हैं, जैसे सूरज के चारों तरफ ग्रह। लेकिन रदरफोर्ड भी फंस गए। मॉडल की कमी देखिए, लिमिटेशंस। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का एक बहुत ही कड़क नियम है, मैक्सवेल का नियम। नियम कहता है कि अगर कोई भी चार्ज वाली चीज जैसे इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर काटेगी तो उसमें त्वरण आएगा यानी एक्सेलरेशन पैदा होगा और वो लगातार अपनी ऊर्जा यानी एनर्जी बाहर फेंकेगी यानी कमजोर होती जाएगी। अब सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते हुए लगातार अपनी ऊर्जा यानी ताकत खोता रहेगा तो उसकी स्पीड कम होगी, उसका रास्ता छोटा होता जाएगा और अंत में वो थककर धड़ाम से बीच वाले नाभिक यानी न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर गया तो परमाणु नष्ट हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन दुनिया तो चल रही है, परमाणु तो एकदम अस्थायी यानी कि स्टेबल है। जब रदरफोर्ड से पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन गिरता क्यों नहीं है तो वो बगले झांकने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। यहीं पर रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया। रदरफोर्ड की बेइज्जती का बदला लेने और परमाणु को गिरने से बचाने के लिए एक मसीहा सामने आया जिसका नाम था नील्स बोर। साल था 1912, 1912। नील्स बोर ने कहा, रदरफोर्ड भाई, तुम बस एक छोटी सी गलती कर गए। बोर ने 2 नियम दिए। पहला नियम, इलेक्ट्रॉन आवारा नहीं है कि पूरे परमाणु में कहीं भी चक्कर काटते फिरे। भगवान ने उनके लिए कुछ स्पेशल और फिक्स रास्ते बनाए हैं। इन रास्तों को बोर ने ऊर्जा स्तर यानी कि एनर्जी सेल्स या विविक्त कक्षाएं कहा। दूसरा और सबसे बड़ा नियम, बोर ने कहा कि ये फिक्स रास्ते एकदम जादुई है। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने इस फिक्स रास्ते में गोल गोल घूमेगा तब तक उसकी ऊर्जा यानी एनर्जी का कोई नुकसान नहीं होगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। रदरफोर्ड का इलेक्ट्रॉन ऐसा था जैसे आप एक खुली फील्ड में साइकिल चला रहे हैं। कुछ देर पे आप थक जाएंगे और गिर जाएंगे, ऊर्जा खत्म। लेकिन नील्स बोर ने कहा, इलेक्ट्रॉन ऐसा है जैसे पटरी पर दौड़ने वाली ट्रेन। जैसे ट्रेन का रास्ता फिक्स है वैसे ही इलेक्ट्रॉन का रास्ता भी फिक्स है। वो अपनी पटरी पर दिन रात गोल गोल घूमेगी पर कभी थकेगी नहीं और न ही पटरी से नीचे गिरेगी। यही नील्स बोर का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था जिसे परमाणु अस्थायी हो गया यानी स्टेबल हो गया। बोर ने इन पटरियों यानी कक्षाओं के नाम भी रखे। नाभिक यानी सेंटर के सबसे पास वाली कक्षा को बोला के, फिर उसके बाहर वाली को एल, फिर एम और फिर एन। यह गणित की भाषा में के को n इज इक्वल टू 1, एल को n इज इक्वल टू 2, m को n इज इक्वल टू 3 और n को n इज इक्वल टू 4 का। इसे दिमाग में चिपका लीजिए। अब कक्षाएं यानी कमरे तो बन गए KLMN, लेकिन किस कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन यानी मेहमान सोएंगे, इसके लिए बोर और बरी नाम के 2 वैज्ञानिकों ने एक नियम बनाया जिसे बोर बरी योजना यानी कि बोर ब्यूरी स्कीम कहते हैं। इनका पहला नियम बीपीएससी का सबसे फेवरेट है। इन्होंने कहा कि किसी भी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसे निकालने का एक जादुई सूत्र है 2n², जहां n का मतलब है कि वो कौन से नंबर का कमरा है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला कमरा है K, n इज इक्वल टू 1। सूत्र में n की जगह 1 रखिए। सूत्र है 2n², तो n के जगह अगर हम 1 रख दे तो 1 का स्क्वायर जाएगा 2। तो यानी K कमरे में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही सो सकते हैं, 3 कभी नहीं आएंगे। दूसरा कमरा है L, n इज इक्वल टू 2। अब n के जगह पर 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, अब 4 इंटू 2 यानी 8, यानी L में 8 इलेक्ट्रॉन की जगह है। हम यहाँ पे n के जगह पर अगर 2 रख दे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। यानी L कक्षा में L सेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं।
तीसरा है m, n इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे n के जगह पर 3 रखे तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, यानी कि 18 आएगा, 18 आएगा, यानी m में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और चौथा n, अब n के जगह पर अगर 4 रखे तो 4 चौका 16, 16 दूनी 32, यानी कि n का कक्षा में यानी n सेल में 32 इलेक्ट्रॉन की जगह है। इस 2, 8, 18, 32 के नंबर को एकदम अच्छे से रट लीजिए। इनका दूसरा नियम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसे अष्टक नियम यानी कि ऑक्टेट रूल कहते हैं। यह नियम कहता है कि चाहे आपका कमरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भले ही उसमें 18 या 32 की जगह हो, लेकिन अगर वो कमरा परमाणु का सबसे आखिरी या बाहरी आउटर मोस्ट कमरा है तो उसमें आप 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। 8 इलेक्ट्रॉन होते ही परमाणु संतोष हो जाता है, यानी कि स्टेबल हो जाता है, स्थायी हो जाता है। तीसरा नियम, सीढ़ियां एक एक करके चढ़नी है, यानी जब तक अंदर वाला केक कमरा यानी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं भर जाता तब तक आप एल कमरे में मेहमान यानी इलेक्ट्रॉन नहीं भेज सकते। पहले अंदर का कमरा फुल करो, फिर बाहर वाले में जाओ। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का आखिरी टॉपिक परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर, समस्थानिक, आइसोटॉप्स और संभारिक आइसोबार्स। सबसे पहले जानते हैं परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं कि ये है क्या। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटोनों यानी P+ की संख्या परमाणु संख्या कहलाता है। यानी किसी भी तत्व का आधार कार्ड उसका प्रोटॉन होता है। किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसकी परमाणु संख्या होती है। अगर प्रोटॉन 6 है तो उसका परमाणु संख्या भी 6 होगा। कभी कभी आता है एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो क्या कहते हैं, या फिर पूछ देता है इलेक्ट्रॉनों संख्या। तो हम लोगों ने पहले जाना है कि प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी परमाणु संख्या हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। नाभिक में मौजूद प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो योग होता है यानी कि सम होता है, जोड़ने पर जो आता है वही द्रव्यमान संख्या कहलाता है। मैंने बताया था कि परमाणु का सारा वजन उसके सेंटर यानी कि नाभिक में होता है, न्यूक्लियस में होता है। और नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गिनती को जोड़ दीजिए यानी प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, वही उस परमाणु का द्रव्यमान यानी कि वजन कहलाएगा। इसका फॉर्मूला होता है, निकालने का फॉर्मूला A इज इक्वल टू P+N। P मतलब प्रोटॉन, N मतलब न्यूट्रॉन। इन्हें सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, यानी दोनों को मिला के इसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब आते हैं बीपीएससी का सबसे प्यारे टॉपिक पर, समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स। याद कीजिए पिछली क्लास का डाल्टन वाला ट्रैप, एक ही तत्व के वो परमाणु जिनका वजन यानी द्रव्यमान अलग अलग होता है समस्थानिक कहलाता है। चूंकि ये एक ही तत्व है इसलिए इनके रासायनिक गुण बिल्कुल सेम होता है, बराबर होता है। बीपीएससी इनके उपयोग यानी यूजेस से डायरेक्ट सवाल पूछता है। इसे 10 स्टार लगाकर रट लीजिए। पहला यूरेनियम U-235, इसका इस्तेमाल परमाणु भट्ठी में बिजली बनाने यानी कि ईंधन और पुरानी चट्टानों की उम्र पता लगाने में होता है यूरेनियम का उपयोग। कोबाल्ट 60, इसका इस्तेमाल कैंसर, ब्लड कैंसर जैसी भयंकर बीमारी का इलाज रेडिएशन के रूप में होता है। आयोडीन 131, गले में जो घेंघा यानी ग्वाइटर या थायराइड की बीमारी होती है उसके इलाज में आयोडीन का ये समस्थानिक काम आता है। Na24, सोडियम 24, शरीर के अंदर नसों में अगर खून का थक्का यानी क्लॉट जम जाए तो उसका पता लगाने के लिए इसे शरीर में डालते हैं। इन चारों का उपयोग अक्सर पूछा जाता है तो अच्छे से इसको रट लीजिएगा। अब है संभारिक आइसोबार्स, समस्थानिक का अपोजिट है यह। अलग अलग तत्व जिनकी द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु संख्या अलग हो, जस्ट अपोजिट है समस्थानिक का। इसके नाम को तोड़िए, समभारिक यानी जिनका भार यानी वजन या द्रव्यमान समान हो लेकिन ये अलग अलग तत्व होते हैं।
इसलिए इनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए ऑर्गन, ऑर्गन का परमाणु संख्या 18 है और कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि इन दोनों का वजन 40 ही होता है। वजन सेम होने के कारण इन्हें समभारिक कहते हैं। तो समझ गए, समस्थानिक में वजन अलग अलग, परमाणु संख्या सेम ही होगा और वजन अलग अलग होगा, लेकिन समभारिक में परमाणु संख्या अलग अलग और उसका भार सेम होगा। समझ गए? तो साथियों, आज के क्लास में इतना ही। अब बारी है टेस्ट की, देखते हैं हम लोगों ने कितना सीखा। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? Which scientist discovered the electron? जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, ई गोल्डस्टीन। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ईंट पर नाच, मैंने यह ट्रिक बताई थी। ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन। गोल्डस्टीन ने तो प्रोटॉन खोजा था और चैडविक ने न्यूट्रॉन। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे थॉमसन। नेक्स्ट है, ई गोल्डस्टीन द्वारा खोजी गई कैनाल रे की प्रकृति क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ कैनाल रे डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन? ऋणावेशित विकिरण, नेगेटिवली चार्ज रेडिएशंस, धनावेशित विकिरण, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस, या फिर उदासीन अनावेशित विकिरण, न्यूट्रल रेडिएशंस। मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि थॉमसन ने माइनस यानी इलेक्ट्रॉन खोज लिया था, तो उस माइनस को बैलेंस करने के लिए गोल्डस्टीन ने एक प्लस वाला भारी कण खोजा था। उसी प्लस वाली किरणों को कैनाल किरणें यानी एनोड रेज कहा था, जिन्हें बाद में प्रोटॉन नाम मिला। इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनावेशित विकिरण, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स scattering experiment was responsible for the discovery of electron, atomic nucleus यानी परमाणु का नाभिक, या फिर प्रोटॉन। याद कीजिए, 12,000 में से एक कण टकराकर वापस यानी बाउंस बैक आ गया था। रदरफोर्ड ने कहा कि बीच में कोई बहुत ही भारी और ठोस चीज बैठी है। उस सेंटर पॉइंट को उन्होंने क्या नाम दिया था? जी हाँ, नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु का नाभिक, एटॉमिक न्यूक्लियस। अगला है, रदरफोर्ड के प्रयोग में इस्तेमाल किए गए अल्फा कण वास्तव में क्या होते हैं? व्हाट आर द अल्फा पार्टिकल्स यूज्ड इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट एक्चुअली? हाइड्रोजन आयंस, द्विवेशित हीलियम आयन, डबली चार्ज हीलियम आयंस, या फिर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। क्या वो इलेक्ट्रॉन थे? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्के होते हैं, वो बहुत भारी और प्लस चार्ज वाले कण थे। वो हीलियम गैस के आयन थे जिन पर 2+ का चार्ज था। इसे एकदम दिमाग में छाप लीजिए, अल्फा कण मतलब हीलियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विवेशित हीलियम आयन, डबली चार्ज हीलियम आयंस। नेक्स्ट है, बोर बड़ी योजना यानी बोर्स ब्यूरी स्कीम के अनुसार परमाणु की तीसरी कक्षा यानी एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द बोर ब्यूरी स्कीम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द थर्ड सेल यानी एम सेल ऑफ एन एटम? 8, 18 या फिर 32? चलिए अपनी जादुई ट्रिक 2n² लगाते हैं। k है पहला कमरा, n इज इक्वल टू 1, L है दूसरा कमरा, n इज इक्वल टू 2, और m है तीसरा कमरा, n इज इक्वल टू 3। सूत्र में n की जगह रखिए 3, तो 2 गुने तो n की जगह 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 9 2 18। तो m सेल में यानी m कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो 18, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण मौजूद होते हैं? Which particles are present in nucleus? केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन्स ओनली, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं।
रदरफोर्ड ने बताया था कि सारा वजन बीच में है और बीच में दो ही भारी लोग रहते हैं, एक प्लस वाला प्रोटॉन और एक बिना चार्ज वाला न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का होता है और वो बाहर गोल गोल चक्कर काटता रहता है। इसलिए द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू यानी ए इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पी प्लस एन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है घेंघा यानी ग्वाइटर रोग के उपचार के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? विच आइसोटॉप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर इन थायराइड डिजीज यानी थायराइड डिजीजेस? कोबाल्ट 60, आयोडीन 131 या फिर यूरेनियम 235? याद कीजिए, मैंने पिछली क्लास में आपको टाटा नमक यानी आयोडीन युक्त नमक वाला उदाहरण दिया था। थायराइड ग्रंथि को आयोडीन बहुत पसंद है। यूरेनियम तो परमाणु भट्ठी में जलता है। कोबाल्ट कैंसर के इलाज में काम आता है। घेंघा रोग के इलाज में काम आता है आयोडीन 131। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन 131। नेक्स्ट है एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर भिन्न होती है, क्या? संभारिक यानी आइसोबार्स, समस्थानिक आइसोटॉप्स या फिर बहुलक पॉलीमर्स? चूंकि इनकी परमाणु संख्या सेम है इसलिए पीरियोडिक टेबल में इसका स्थान यानी कमरा नंबर तो एक ही होगा। तो जिनका स्थान समान हो उन्हें हम हिंदी में समस्थानिक और अंग्रेजी में आइसोटॉप्स कहते हैं। संभारिक तो वो होते हैं जिनका वजन सेम होता है। इसलिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स। अगला है नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित विपरीत कक्षा यानी डिस्ट्रिक्ट ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं तो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, व्हाट हैपेंस व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिट? वह लगातार ऊर्जा का विकिरण करता है यानी लॉस ऑफ एनर्जी। ही कंटिन्यूअसली रेडिएट्स एनर्जी। उसकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, हिज एनर्जी इज नॉट रेडिएटेड, या फिर वह अंततः नाभिक में गिर जाता है, ही इवेंचुअली फॉल्स इन द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड के हिसाब से तो वो ऊर्जा खोकर नाभिक में गिर जाता, लेकिन बोर ने क्या जादुई नियम दिया था? जब तक इलेक्ट्रॉन अपने इस फिक्स रास्ते यानी ऑर्बिट में गोल गोल घूमेगा तब तक उसकी ऊर्जा यानी एनर्जी का कोई नुकसान नहीं होगा, वो कभी नहीं थकेगा। इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होगा, हिज एनर्जी इज नॉट रेडिएटेड। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटॉप्स इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? सोडियम 24, कार्बन 14 या फिर कोबाल्ट 60? सोडियम 24 तो नसों में खून का थक्का ढूंढता है यानी ब्लड क्लॉट ढूंढता है। कार्बन 14 जीवाश्मों यानी फॉसिल्स की उम्र पता लगाता है। कैंसर की कोशिकाओं को जलाने के लिए डॉक्टर जिस समस्थानिक की किरणों का इस्तेमाल करते हैं वो है कोबाल्ट 60। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों, इसी के साथ हमारी क्लास 30 का यह केमिस्ट्री का सबसे रहस्यमयी चैप्टर परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, अच्छे से समाप्त होता है। आज हमने थॉमसन्स के तरबूज से लेकर रदरफोर्ड के तोप के गोले, बोर की 2n² की जादुई ट्रिक और समस्थानिकों के कैंसर वाले इलाज को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया। अब कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। स्क्रीनशॉट्स या फिर नोट्स तैयार किए होंगे तो रिवीजन करते रहिएगा। साथियों, आज हमने परमाणु के अंदर के सारे राज जान लिए, लेकिन अब ये परमाणु आपस में मिलकर रिएक्शन यानी अभिक्रिया कैसे करते हैं, दूध से दही कैसे जमता है। तो नेक्स्ट क्लास में यानी क्लास नंबर 31 में हम केमिस्ट्री का सबसे धमाकेदार चैप्टर शुरू करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसमें हम जानेंगे कि संयोजन यानी कॉम्बिनेशन एंड वियोजन यानी कि डिकम्पोजिशन अभिक्रिया क्या है और दुनिया की किसी भी केमिकल इक्वेशन को संतुलित यानी बैलेंस करने की सबसे खतरनाक ट्रिक क्या है। मिशन बीपीएससी टीआरई 4 के इस महाअभियान में अगर आपको मेरी यह क्लास से फायदा मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं क्लास नंबर 31 में रासायनिक अभिक्रियाओं के महाकुंभ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।